Thank you so much. Okay, the screen is visible or not? Thank you. My voice is clear. Screen is visible. It means all networks are very good, and we can start our class. What we have completed in the last class? In the last class, we have completed that what are the void contracts. ठीक है ना? Void contracts कैसे होते हैं? Void agreement क्या होते हैं? ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था. And today's topic is consideration, legality of objective and consideration. ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंसिडरेशन का मतलब आप लोगों को आता है क्या? नहीं आता है. चलिए कोई बात नहीं. कंसिडरेशन. बेटा कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर. ये देखो यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. व्हाट इज दैट मीन्स? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. ठीक है. मैं अपनी ऑब्लिगेशंस तभी पूरा करूंगा जब मुझे कुछ राइट्स मिलेंगे. क्या? सपोज दैट guys, um suppose हजार example. Okay, Mr. A wants to purchase a horse from Mr. B. ठीक है ना? अब मिस्टर बी उनको कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट योर horse. ठीक है ना? लेकिन बी कहते हैं कि यार इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं किसी चीज को दे रहा हूँ, मैं अपना चाहे टाइम सेक्रीफाइस करूँ, चाहे गुड सेक्रीफाइस करूँ, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे राइट्स क्या मिलने वाले हैं? दैट राइट्स आर नोन एज कंसिडरेशन. ठीक है ना? उसने कहा यार ऐसा कर, तू मेरी बाइक ले ले, तू मेरी बाइक ले ले. इसका मतलब हॉर्स के बदले में बी अगर इसे हॉर्स देगा तो ए उस हॉर्स के बदले में उसे अपनी बाइक देगा. तो ये बाइक क्या हो गई बेटा? कंसिडरेशन हो गई. ठीक है ना? अब कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया? दैट कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न at the desiredness of the promiser. All consideration always be decided by the promiser. हमेशा promiser ये decide करता है कि consideration कितना होना चाहिए. अब ध्यान रखिएगा एक बात, आप लोग एक ही एग्जाम्पल में मुझे अलग अलग कीवर्ड्स, अलग अलग मुझे लीगल टर्म्स आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने कौन कौन से लीगल टर्म्स को यूज किया है. ठीक है? ए ने ऑफर दिया दैट आई वांट टू परचेज 1 kg शुगर वर्थ ₹40 टू बी. बी ने कहा नो, आई कैन सेल 1 kg शुगर इन ₹45. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लीगल टर्म्स कौन कौन सी इंक्लूडेड है? कौन कौन सी लीगल टर्म इंक्लूडेड है बताएं मुझे. हु इज द ऑफरर? हु इज द ऑफरर? इन द फर्स्ट सिचुएशन ए इज द ऑफरर. ओके, ए इज द ऑफरर. हु इज द ऑफरी? बी इज द ऑफरी. ओके, बी इज द ऑफरी. वेरी गुड. ओके, in case of first offer, in case of first offer of ₹40, A is the offerer, B is the offeree. ठीक है ना? तो ऑफरर हमेशा प्रॉमिसर होता है. आपको पता है अगर बी उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता, अगर बी उसे ₹40 में एक्सेप्ट कर लेता तो ए कौन होता? प्रॉमिसर. तो यहाँ कंसिडरेशन किसने डिसाइड किया? ए ने डिसाइड किया था ₹40 में खरीदना, लेकिन बी ने यहाँ पर पुराना वाला ऑफर कैंसिल कर दिया. बाय विच ऑफर? बाय विच ऑफर? बी ने पुराना वाला ऑफर कैंसिल कर दिया है. बाय विच टाइप ऑफ ऑफर? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मुझे ₹40 में 1 किलो शक्कर खरीदनी है, दोगे क्या?
बी ने कहा नहीं 40 में नहीं दूंगा 45 में दूंगा। ये ऑफर कौन सा ऑफर है? आप लोगों को जब मैंने रिवोकेशन ऑफ ऑफर बताया था तब मैंने आपको एक ऑफर बताया था कि आ, एक ऑफर ऐसा होता है जिससे पुराना वाला ऑफर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और नया वाला पिक्चर में आ जाता है। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। जिसमें हमने कहा था कि 10 लाख में नेकलेस नहीं देगी, वो तो 40 लाख में नेकलेस देगी। याद आ रहा है कुछ? रिवोकेशन ऑफ ऑफर तो एक टॉपिक है। उस रिवोकेशन ऑफ ऑफर में पुराने वाले ऑफर को हमने किससे, बिल्कुल डेफिनेटली काउंटर ऑफर। यहाँ पर क्या है, ये काउंटर ऑफर। अब जैसे ही काउंटर ऑफर दिया, इन द काउंटर ऑफर हमने क्या किया, पुराने वाले ऑफर में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ चेंज किया, और वो काउंटर ऑफर को हम लोगों ने क्या किया, पिक्चर में लेके आ गए। और जैसे ही हम लोग काउंटर ऑफर को पिक्चर में लेकर के आए, पुराना वाला ऑफर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर अगेंस्ट द ऑफर। ऑफर अगेंस्ट द ऑफर। ए ने ऑफर दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन दे दिया। इट मींस इट इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। समझ आ गया? अब काउंटर ऑफर किसने दिया है बेटा? बताओ, काउंटर ऑफर किसने दिया है? बी ने दिया। इसका मतलब ये कौन हो गया? ऑफरर। कौन हो गया ये? ऑफरर। और अगर ए कह देता है ओके 45 में दे दे, तो ए कौन हो जाएगा? एक्सेप्टर। और जैसे ही ए एक्सेप्टर हुआ, बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रोमिसर। क्या हो जाएगा? बी प्रोमिसर। और हमेशा याद रखिएगा, कंसिडरेशन ऑलवेज बी इन द पिक्चर विद द डिजायरनेस ऑफ द प्रोमिसर। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or absentees or promise is called a consideration for the promise। प्रोमिसर की इच्छा पर अगर प्रोमिसी कोई भी काम करने या ना करने का प्रॉमिस करता है या ना कर नहीं करता है, या किया है या नहीं किया है, किसकी इच्छा पर? प्रोमिसर की इच्छा पर, तो उसे हम लोग कंसिडरेशन करें। क्या कहेंगे उसे? कंसिडरेशन। फॉर द एग्जाम्पल बच्चा, मिस्टर ए इज द प्लम्बर, मिस्टर बी इज द हाउस ओनर। बी ने ए को कहा, यार मेरे घर के कुछ नल वगैरह खराब हो रहे हैं, तू आना, रिपेयर करना और इसके बदले में 1,000 रुपए लेकर के चले जाना। क्या बोला? आना, नल ठीक करना और इसके बदले में 1,000 रुपए लेकर के चले जाना। अब मुझे बताओ यहाँ कंसिडरेशन क्या है? 1,000 रुपए या नल को ठीक करना? गलत। कंसिडरेशन क्या है? नल को ठीक करना। 1,000 रुपीज नॉट अ कंसिडरेशन, बिकॉज प्रोमिसर की इच्छा पर डिपेंडेंट है। लेकिन किसके थ्रू जाएगा कंसिडरेशन? प्रोमिसी के थ्रू जाएगा। देख क्लियरली लिखा हुआ है, at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or absentees or promise is called consideration for the promise। मतलब प्रोमिसर की इच्छा पर, लेकिन किसके थ्रू आएगा वो? प्रोमिसी के थ्रू आएगा। इस एग्जाम्पल में प्रोमिसर कौन है? द ए इज द बी इज द प्रोमिसर, क्योंकि बी ने ऑफर दिया था, ए ने तो उस ऑफर को एग्जीक्यूट किया, मतलब उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो हु इज द प्रोमिसी? ए इज द प्रोमिसी। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है सर? ए की इच्छा पर है, लेकिन कंसिडरेशन ए के थ्रू दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सर्विस है, जो एक्टिविटी है, जो नल ठीक करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। समझ आया या नहीं आया?
एक बार वापस बता देता हूँ, चलो ठीक, एक बार वापस बता देता हूँ। चलो यहाँ इस बार मैं पैसा नहीं लूंगा। चलो, ए ने और बी दोनों सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट है, ठीक है। बी ने कहा यार मेरे को अकाउंट समझ में नहीं आती, तो मुझे अकाउंट्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर मुझे समझा देना, और इसके बदले में मैं तुझे लॉ का एक चैप्टर समझा दूंगा। क्या बोला कि अगर बी, यहाँ पे ऑफर कौन दे रहा है, बी दे रहा है। बी ने कहा कि यार ऐसा करना, तू मुझे अकाउंट्स का एक चैप्टर समझा देना और इसके बदले मैं तुझे लॉ में एक चैप्टर समझा दूंगा। तो यहाँ पर कंसीडरेशन क्या है? परफेक्टली गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ गया? कोई डाउट? तो जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन हमेशा मॉनेटरी टर्म में ही हो, हमेशा फाइनेंस में या मनी में ही हम लोग कंसीडरेशन को काउंट करें। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी हो सकता है, इसके बदले में जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए कंसीडरेशन। मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, इसके बदले में मुझे जो मिल रहा है वो मेरे लिए कंसीडरेशन है। मैं आपको 1000 रुपीज दे रहा हूं, इसके बदले में आप मेरे लिए नल की सर्विस करके दे रहे हो, वो मेरे लिए कंसीडरेशन। ठीक है, तो कंसीडरेशन की एक जनरल डेफिनेशन समझे। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न when someone promises to do or not to do something for somebody else, he also in turn needs some reciprocal gesture from another party in return, which is common parlance with mean consideration। एक और अच्छी बात यहां पर कही है, वो भी समझ लेते हैं। ये एक केस है, मोहर बीबी, सॉरी, रमैया वर्सेस सुमैया केस। ठीक है, यहाँ पे रमैया वॉज द मदर, सुमैया वॉज द डॉटर। ठीक है, रमैया की जब डेथ हुई थी, तो रमैया ने डेथ बेड पर सुमैया को कहा कि बेटा मैं तुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी दे करके जा रही हूं, मैंने विल लिख दिया, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आज से तेरी, लेकिन ध्यान रखना इसके बदले तू अपने मामा को पर मंथ 5000 रुपीज पे करना। क्या पे करना? 5000 रुपीज पे करना। केस समझ में आ गया? रमैया ने विल लिखी सुमैया के नाम पे, दैट आई एम ट्रांसफरिंग माई होल प्रॉपर्टी विद द नेम ऑफ द सुमैया, बट इसके बदले में सुमैया अपने मामा को हर महीने 5000 रुपए देगी। ठीक है, इसके बाद में पिक्चर से रमैया मैडम हट गई, उनकी डेथ हो गई। सुमैया थोड़े टाइम तक तो 5-5 हजार रुपए देती रही, इसके बाद सुमैया ने 5000 रुपए देना बंद कर दिया। तो मामा सुमैया के पास गए, उन्होंने कहा यार आप मुझे 5000 रुपए नहीं दे रही हो, आपकी मम्मा प्रॉमिस, आपने आपने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया था, मुझे 5000 रुपए दो। बोले सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, इसके अंदर तो सिर्फ मेरी तरफ से आपको 5000 रुपए जा रहे हैं, आपकी तरफ से तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब एज पर सुमैया देर इज नो कंसिडरेशन रिसीव बाय सुमैया फ्रॉम द मामा जी। तो उसने कहा ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि मैं आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट करूं। क्या यहाँ पर सुमैया सही है? बताओ बताओ, क्या यहाँ पर सुमैया सही है? क्यों नहीं? बिल्कुल सही, क्योंकि मामा जी गए कोर्ट में, मामा जी ने कहा कि चाहे मेरी तरफ से आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी मम्मा तो आपको कंसिडरेशन दे करके गई है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से तो कंसिडरेशन मिल रहा है। अब सपोज दैट इसको हम अपनी लाइफ लॉन्ग पे लेते हैं। दीक्षा मैम के पापा है मेरे पास में,
दीक्षा मैम के पापा ने कहा कि यार मेरी बेटी को सीएमए फाउंडेशन की लॉ पढ़ानी है। ठीक है सर, पढ़ा देंगे। इसके बदले में सर क्या लोगे? मैंने कहा 25,000 रुपीज़ लेंगे। बोले ठीक है सर। दीक्षा के पापा 25,000 रुपीज़ दे करके चले। चलिए सर, दीक्षा के पापा तो चले गए सर 25,000 रुपीज़ देकर। दीक्षा आई पढ़ने के लिए। मैंने बहुत डिसिप्लिन मैनर में दीक्षा को 4-5 दिन पढ़ाया। फिर मैंने दीक्षा को कहा, दीक्षा आपकी तरफ से तो मुझे कुछ कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा, मैं आपको क्यों पढ़ाऊं? दीक्षा क्या बोलेगी? चाहे सर मेरी तरफ से कंसिडरेशन आया हो या ना आया हो, आपको मुझे पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से तो कंसिडरेशन मिला है ना। तो चाहे कंसिडरेशन सेकंड पार्टी दे, थर्ड पार्टी दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हमें कहीं से भी कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिक वैलिड हो जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि पापा से पैसा मिला है तो मैं पापा को लॉ पढ़ाऊंगा, नहीं। कहीं से भी आए, जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इफ कंसिडरेशन रिसीव बाय द थर्ड पर्सन related to the execution of that contract, the contract will be valid। ठीक है। सेक्शन 25 क्लियरली स्टेट दैट कंसिडरेशन होना जरूरी है। कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कंसिडरेशन कोई नहीं है किसी भी अग्रीमेंट में तो वो अग्रीमेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बता दो? नहीं मैडम, वॉइड। इनवैलिड और वॉइड में डिफरेंस होता है। तो वॉइड अग्रीमेंट होगा क्योंकि वो एब इनिशियो लेवल से ही गलत है। वो इनवैलिड नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन वो जीरो है। पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल स्यू अगेंस्ट द सेकंड पार्टी इन द कोर्ट। तो वो शुरुआत से ही गलत है, तो वो वॉइड अग्रीमेंट होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। An agreement without consideration is not enforceable and therefore is void. The reason why law enforced only those promises which are made for consideration is that gratuitous or voluntary promise are often made rashly and without due deliberation। इसका मतलब क्या हो गया कि कानून क्लियरली कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जिसके अंदर दोनों साइड के ऑब्लिगेशंस होंगे और दोनों साइड के राइट्स होंगे। किसी एक पार्टी का राइट बनता हो और किसी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन बनता हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। ठीक है। दोनों साइड से ऑब्लिगेशंस भी आने चाहिए और दोनों साइड से राइट्स भी होने चाहिए। इफ यू गाइज हैव राइट टू लर्न CML law from my side, even I have right to get fees from your side। तो ये हमारे दोनों के राइट। अगर मुझे कहे कि नहीं सर आपको सिर्फ पढ़ाना है, पैसों की चिंता नहीं करनी, फीस के तौर पर हम आपको सिर्फ थैंक यू कहेंगे, तो यहाँ पर इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा, इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। क्या कहेंगे इसको? अरे बोल दो। हाँ, तुम लोग क्या है कि कभी कभी नालायक हो जाते हो, बोलते नहीं हो। सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में? यस, सारे स्टूडेंट्स हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। दीक्षा बत्रा क्यों क्यों नाराज हो रही है? हाँ हाँ हाँ, बड़ी गलतियां होती है दीक्षा बत्रा से। चलिए, टू प्रिवेंट द पार्टीज सीकिंग लीगल रिसोर्सेज recourses for dispute arising due to non-fulfillment of such rash contractual obligations which lack consideration, it is essential to put consideration as one of the essential element in order to be constitute as the binding contract। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि सर कंसिडरेशन होना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा बेटा?
कंसिडरेशन होना जरूरी है। सर कंसिडरेशन कितना हो ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा। कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए ये उन्होंने कहा, कंसिडरेशन सर्टेन होना चाहिए ये उन्होंने कहा, कंसिडरेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए ये उन्होंने नहीं कहा, कंसिडरेशन रीजनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि दीक्षा आई, दीक्षा ने कहा अनुराग सर सीएमए फाउंडेशन की लॉ पढ़ाओगे? मैंने कहा पढ़ाएंगे। सर फीस क्या लोगे? मैंने कहा तेरे से क्या फीस लेनी, तू तो छोटी बहन है, तुझसे क्या फीस लूंगा, ठीक है ना। पर दीक्षा ने कहा नहीं सर, मैंने कहीं कानून में पढ़ा है कि अगर फीस ना दी तो अनुराग सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे कोई गारंटी नहीं है, और अनुराग सर कह देंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था, तो पहले आप फीस बताओ। मैंने कहा चल ठीक है, तू कहती है तो 1 रुपए दे देना। कितने रुपए दे देना? 1 रुपया दे देना। अब मुझे बताओ क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहा क्या? पूरे सीएमए फाउंडेशन की लॉ के इस बच्ची ने 1 रुपए के लिए मैंने इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? चलो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू अग्रीड विद दैट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जल्दी 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 जल्दी। Please to the hand. अमीशा माहेश्वरी एंड दीपशिखा चांडक, दीपश्री चांडक सॉरी। It means this is a valid contract. Why this is the valid contract? Why you guys said that this is the valid contract? Sir consideration है? बोले है। Consideration certain है? बोले 1 रुपए है। We can calculate, we can compute it. Okay. क्या ये लीगल है? बिल्कुल ये लीगल है, भारतीय करेंसी में है, बिल्कुल लीगल है, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है। बोले ठीक है सर। रीजनेबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन, बोले सर ये जरूरी है ही नहीं। अब चाहे अनुराग सर 1 रुपए में पढ़ा है चाहे 5 लाख रुपए में पढ़ा है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन कितना है डजेंट मैटर, तो इसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स कहे। इन्होंने कहा कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बिल्कुल सही। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायरनेस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही, मैंने आपको बता दिया। इन्होंने कहा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पार्टी, कंसिडरेशन हमेशा किसकी तरफ से आएगा? प्रोमिसी की तरफ से आएगा। ये भी मैंने एग्जांपल दे दिया शायद। सपोज दैट दीक्षा मैम आई, आप लोग मुझे बताना यहाँ प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, किसकी डिजायरनेस पे कौन सा कंसिडरेशन आ रहा है। दीक्षा मैम आई, दीक्षा मैम ने कहा अनुराग सर लॉ पढ़नी है सीएमए फाउंडेशन की। मैंने कहा ठीक है बेटा जी पढ़ा दूंगा सर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 200 रुपये दूंगी। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने कहा पढ़ लेना, ठीक है, और मैंने इनको सीएमए फाउंडेशन की लॉ पढ़ा दी। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं 200 रुपीज के साथ में? एक सेकंड एक सेकंड, मेरे को वोट करना है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख लो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस किस का जो जो आंसर है। प्लीज 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 चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल प्लीज, आई जस्ट वांट टू गेट नॉलेज कि भाई कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई है नहीं आई है। प्लीज फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में लिख लो कि यहाँ कंसिडरेशन क्या है। दीक्षा बत्रा बता बच्चा, दीक्षा बत्रा की तरफ से तो 200 रुपीज था, राइट? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे लिखो यार, लिख ही नहीं रहा। तन्वी,
प्लीज राइट द आंसर। यार गजब हो यार। दीप श्री। ओके, रितिका स्टेट्स लॉ। दीक्षा 200। और बोलो और बोलो और बोलो। दीप श्री लॉ लॉ। अमीषा, अर्पिता, प्राची। आई एम नॉट ऑडिबल। ओह सॉरी 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 सॉरी। लॉ इज द कंसिडरेशन। लॉ इज द कंसिडरेशन। और कौन कौन क्या क्या आंसर दे रहा है, फटाफट फटाफट से बता दो। चलिए, 200 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। नो, लॉ इज द करेक्ट आंसर। सर वाई? मैंने कहा प्रोमिसर कौन है यहाँ पे? दीक्षा प्रोमिसर है। दीक्षा की डिजायर्डनेस पे प्रॉमिस कंसिडरेशन फिक्स होगा, लेकिन किसकी तरफ से जाएगा? प्रोमिसी की तरफ से जाएगा। प्रोमिसी यहाँ पर क्या दे रहा है? लॉ पढ़ा रहा है। लॉ इज द कंसिडरेशन। 200 रुपीज इज नॉट अ कंसिडरेशन। क्लियरली लिखा हुआ है। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन किसकी तरफ से जाता है? प्रोमिसी की तरफ से जाता है। तो लॉ इज द कंसिडरेशन। दीक्षा समझ आ गई बच्चा? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दीक्षा, तन्वी। दीक्षा ने कहा मेरे को लॉ नहीं समझ में आती, बिल्कुल नहीं समझ में आता, अनुराग से पता नहीं क्या ही पढ़ाता है, नींद आती है। ठीक है, तन्वी तेरे को आती है? बोला अच्छे से आती है। तो ऐसा कर, तू मुझे लॉ पढ़ा देना। ठीक है पढ़ा दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तन्वी ने कहा ठीक है, मैं तुझे अकाउंट्स पढ़ाऊंगी और इसके बदले में तू मुझे लॉ पढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर प्रोमिसर कौन है? सर प्रोमिसर है दीक्षा मैडम। प्रोमिसी कौन है? तन्वी मैडम। प्रोमिसर की इच्छा पर डिपेंडेंट है कि प्रोमिसर को बदले में क्या चाहिए। बोले मुझे बदले में लॉ पढ़ना है। तो ठीक है, कौन पढ़ाएगा? तन्वी पढ़ाएगा, पर पढ़ाएगी। तो तन्वी की तरफ से लॉ जा रहा है और किसकी डिजायर्डनेस पे जा रहा है? प्रोमिसर की डिजायर्डनेस पे। समझ में आ गया? तो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म जहां नजर आ गई वही कंसिडरेशन है, ऐसा भी नहीं है। ध्यान रखना, तुम लोग अधिकतर कंफ्यूज कहाँ होते हो कि जहां पर आप लोगों ने मॉनेटरी टर्म देख लिया वहां कंफ्यूज हो जाते हो। इसके बदले में अगर सपोजेट में यहाँ पर अकाउंट्स हटा करके यहाँ पे 200 रुपये लिख देता, तो यहाँ पर दीक्षा कहती कि नहीं 200 रुपये ही कंसिडरेशन है। नहीं, कंसिडरेशन फिर भी यहाँ पर क्या है? लॉ। क्यों है? क्योंकि डिजायर्डनेस पे है प्रोमिसर की, जो कि दीक्षा की है, और तन्वी की तरफ से मूव हो रही है। तो ये ध्यान में रखना, प्रोमिसी की तरफ से मूव होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने तन्वी को कहा तन्वी 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 तन्वी। चलिए, तन्वी मैम ने भी कहा सर लॉ पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा तन्वी फीस में क्या देगी? बोले सर दुआएं दूंगी। तो मुझे बताओ, क्या कंसिडरेशन यहाँ पर है क्या? अब ये दुआएं देगी, अब दुआएं कितनी? 100 रुपए की देगी, 50 ग्राम देगी, 1000 रुपए की देगी, कितनी दुआएं देगी? वी कैन नॉट कंप्यूट दैट ना, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट कि इन द वैल्यू ये कितने की। अब लॉ की अगर बात करें तो ठीक है, ये कॉमर्शियल लॉ पढ़ाएगी या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएगी। अगर मैं मार्केट में कहीं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए जाऊँ तो हो सकता है कोई 1000 रुपये में पढ़ा दे, कोई 2000 रुपये में पढ़ा दे। लेकिन दुआएं दूंगी तो दुआओं की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट कंप्यूट कि भाई कितनी दुआएं दोगे आप। ये इशू आ सकता है। बात समझ में आ गई?
चलिए, इट मे बी एन एक्ट, एब्स्टेंशन और फॉरबियरेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस। क्लियरली उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर किसी काम को करने या ना करने से रिलेटेड भी कंसिडरेशन हो सकता है। दीक्षा नया नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी फैशन डिजाइनिंग का, ठीक है, मार्केट में एक पहले से एक एग्जिस्टेंस फैशन डिजाइनर था। दीक्षा ने कहा यार मोनोपोली करनी है तो इस आदमी को हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, दीक्षा ने उसको फोन लगाया। दीक्षा के पास पैसा खूब है, खूब पैसा, ठीक है। दीक्षा ने कहा 1 करोड़ रुपए दूंगी, दे दूंगी, 1 करोड़ रुपए दूंगी, कल से अपनी दुकान मत खोलियो। अब मुझे बताओ, हु इज द प्रॉमिसर? हु इज द प्रॉमिसर? दीक्षा। हु इज द प्रॉमिसी? दैट फैशन डिजाइनर। हाँ, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर, और भी बहुत सारे धंधे हैं अपने लिए। कंसिडरेशन क्या है? दीक्षा बत्रा, कंसिडरेशन क्या है? अरे कंसिडरेशन ये है कि कल से ये दुकान नहीं खोले। दुकान नहीं खोलने को मेजर ऐसे करेंगे कि कल से अगर आप शॉप ओपन नहीं करोगे तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब मेरे पास आएंगे। तो इसका मतलब किसी काम को करने या ना करने को भी हम लोग कंसिडरेशन कहेंगे। अगर कल, अगर सपोज दैट कोई पर्सन स्मोक करता है और उसके फादर ने कहा कि कल से तू स्मोक नहीं करेगा, इसके बदले में तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, तो पापा के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो स्मोक ना करना। दैट इज कॉल्ड एब्सेंटीज फ्रॉम द एक्ट। तो यहां पर कंसिडरेशन क्या है? कल से ये शॉप ओपन नहीं करेगा, इसके बदले में इसको हम लोग 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये देखो क्लियरली इन्होंने कहा है, इट मे बी एन एक्ट, एब्स्टिनेंस ऑफ और फॉरबियरेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस। प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज द नेगेटिव एक्ट। प्रॉमिस इज नॉट टू रेफर द मैटर ऑफ टू कोर्ट। इस कोर्ट को आप इस मैटर को आप कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, इसके बदले 5,000 रुपए ले लो, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि झगड़ा हो जाता है। दीक्षा ने किसी की दीक्षा वैसे भी गाड़ी तो पता नहीं कैसे ही चलाती है ये, ठीक है। दीक्षा एक दिन अपना स्कूटर लेकर के कहीं जा रही थी, तन्वी की कार खड़ी थी, दीक्षा ने तन्वी की कार ठोक दी, ठीक है। अब दीक्षा ने तन्वी को कहा कि मैं तेरे को 50,000 रुपए यूं ही दे दूंगी, तू कोर्ट में मत जाना, पुलिस के पास कंप्लेन मत करना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई तन्वी पुलिस के पास ना जाए, इसके लिए हम 50,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो किसी एक्ट को ना करना भी कंसिडरेशन का पार्ट हो सकता है। प्रॉमिस टू परफॉर्म अ वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी, दैट इज प्रॉमिस टू डू। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऑल ऑफ यू। चलिए, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। तन्वी मुझे कहे कि सर आज लॉ पढ़ा दो, पैसा नहीं है। फिर मैंने तन्वी को काउंटर ऑफर किया, चल मैं तेरे को लॉ पढ़ा देता हूँ, लेकिन जैसे ही तू सीएमए बनेगी मुझे तो 50,000 रुपए पे करेगी। तन्वी ने कहा ओके। तो यहाँ प्रोमिसर हुआ मैं, तन्वी हुई प्रोमिसी। प्रोमिसर की डिजायरनेस पे आ रहा है कि भाई 50,000 रुपए आएंगे, कब आएंगे? फ्यूचर में आएंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूचर कंसिडरेशन। क्या कहेंगे? फ्यूचर कंसिडरेशन। अभी आप लोग किस में हो? प्रेजेंट कंसिडरेशन में, ठीक है। तन्वी के पापा ने जब मैं पढ़ता था तब 10,000 रुपए मुझे दिए थे। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि सर जब तन्वी सीएमए फाउंडेशन करेगी, जब मैं उसको लॉ फ्री में पढ़ा दूंगा, आज मुझे 10,000 रुपए दे दो। तो आज की डेट में वो क्या है, क्योंकि 10,000 रुपए मेरे को पहले से ही मिल चुके हैं, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? पास कंसिडरेशन हो। देखो इस क्लास में कही गई सभी बातें काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मुझे 10,000 रुपए कहीं से नहीं मिले। तन्वी कल को कह देवे 10,000 रुपए दिए थे पापा ने। गेटिंग माई पॉइंट?
हाँ, यस, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इंग्लिश लॉ के अंदर केवल प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कंसिडरेशन वैलिड माने जाते हैं। तो हम कहेंगे हमारे यहाँ पे पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। लेकिन अगर कहा एग्जाम में आ जाता है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द इंग्लिश लॉ, तो वहां पर हमको लिखना है यस ट्रू, वहां पे फॉल्स मत लिख करके आ जाना। लेकिन अगर इंडियन लॉ के अंदर कहा जाए तो पास्ट कंसिडरेशन इज द पार्ट ऑफ द वैलिड कंसिडरेशन ऑल्सो। तो ध्यान रखना कि इंडियन कंसिडरेशन के अंदर पास्ट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा और इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। डन 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 डन। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, ये हमेशा लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तन्वी मुझे कहे कि सर मैं आपको 5 लाख रुपए देती हूँ और इसके बदले में आप मुझे AK-47 ला करके दे देना, दीक्षा बहुत परेशान करती है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो कंसिडरेशन है AK-47, ये लॉफुल है क्या? ऑब्वियसली नो। तो ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे अग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होंगे, शुरुआत से ही वॉइड होंगे, है ना। टाइप ऑफ कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैं आपको समझा चुका हूँ। यस, सेक्शन 25 मैंने आपको कहीं बताया था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ देर इज नो एनी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी नोन एज वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। सर क्या है एक्सेप्शनल केसेस? इन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई प्रॉमिस किया है, अगर किसी ने कोई प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से है, तो ऐसे प्रॉमिसेस वैलिड माने जाएंगे। बोले सर कैसे? हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए का नेकलेस गिफ्ट कर दिया। अब हस्बैंड वाइफ को कह नहीं सकता कि भाई मैंने 5 लाख रुपए का नेकलेस तेरे को गिफ्ट किया है, चल मेरे घर पे नौकरानी जैसा काम कर। नो, ही कैन नॉट से दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो गिफ्ट दिया है वो नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से दिया है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नेचुरल लव और लीगल अफेक्शन होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये वाले रिलेशंस जो होते हैं ना, इन रिलेशंस में नेचुरल लव और अफेक्शन काउंट नहीं किया जाता है अभी तक। ठीक है, तो आप इसको प्लीज कंसिडरेशन मत करना, इसको आप लोग कंसिडरेशन की डेफिनेशन में मत मानना। ओके, यस। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द वॉलेंटरी सर्विस, अगर हम कहीं पर कोई वॉलेंटरी सर्विस दें और उस वॉलेंटरी सर्विस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग कुछ डिमांड कर लें, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होंगे। फॉर द एग्जाम्पल, बहुत ध्यान रखना बच्चा, फॉर द एग्जाम्पल अगर कहीं पर कोई वॉलेंटरी सर्विस हम लोगों ने दिया है, ठीक है, हमने अपनी इच्छा से कोई सर्विस दी, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल क्या बोलूँ मैं, मिस्टर ए कहीं रास्ते में चल रहे थे, उनको एक बैगर मिला, भिखारी मिला, उन्होंने उस भिखारी को अपना कोट दे दिया। भिखारी ने मांगा नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने कोट दे दिया, अपना कोट दे दिया उस बैगर को। ठीक है, बैगर ने कोट पहन लिया, 3 दिन बाद वो बैगर मिला ए को। बैगर ने कहा यार साहब आपकी कोट क्या तारीफ करूं, मुझे ठंड से बचा लिया, मैं बहुत परेशान था, ये वो। ए ने कहा अब तो तू मुझे 1000 रुपए दे, अगर तूने 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे ऊपर केस फाइल कर दूं, तूने मेरा कोट लिया था। तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे क्या? नहीं तो कोर्ट मुझे वापस रिटर्न कर दे। बोला नहीं, ये आपने वॉलेंटरी सर्विस दी थी। ठीक है, मेरा मोबाइल दीक्षा के पास में रह गया था, दीक्षा ने मुझे ला करके दिया और दीक्षा ने शर्त रखी मोबाइल तभी दूंगी जब पार्टी हो मिलेगी। जनरली आप लोग करते हो ना ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, किसी का भी सामान उठा लिया, सामान उठा के वो ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है, देख तेरा सामान ढूंढ के दे दूंगी लेकिन इसके बदले पार्टी चाहिए। तो
तो क्यों भाई, वॉलेंटरी सर्विस है, हमने तेरे को आगे होके निवेदन थोड़ी नहीं किया था कि आप ऐसा करो, आपने अपनी इच्छा से किया, ठीक है ना। तो ऐसी सर्विसेज में कंसिडरेशन की डिमांड नहीं करने के बावजूद आपको वो वॉलेंटरी सर्विस करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि अब आप मोबाइल अपने पास ही रहने दोगे, नहीं, मोबाइल तो आपको देना पड़ेगा, बट विदाउट कंसिडरेशन। प्रॉमिस मेड टू पे द टाइम बेयर्ड डेट। आप लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बेयर्ड डेट? ऐसे डेट्स जो डूब चुके थे बहुत पहले, बहुत पहले। मैंने दीक्षा के फादर से कभी 1 लाख रुपए दिए लिए थे, पर अपने पास पैसे नहीं थे। दीक्षा के फादर ने भी वो पैसे बैड डेट्स में डाल दिए। एकदम से मेरी अंतरात्मा जागी। मैं एक दिन अंकल के पास में गया, मैंने कहा अंकल ये आपके 1 लाख रुपए, वो मैंने आपसे उधार लिए थे सर, सॉरी सर, लेट हो गया। ठीक है, तो इसके बदले में उनको ये नहीं कह सकता 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो कुछ सामान दो, नहीं, क्योंकि ये पैसा तो तब का है ना जब मैंने उधार लिए थे। टाइम बेयर्ड, इसका मतलब ही क्या हो गया कि बहुत पुराने जो ड्यूज थे उनको जब मैं रीपे कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में भी मैं कुछ डिमांड नहीं कर सकता। वो आज का पेमेंट नहीं है, वो पुराना पेमेंट है। दैट इज कॉल्ड नॉन कंसिडरेशन बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। स्टूडेंट्स, केवल आप लोग ये याद रख लो, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है जब तक कि दोनों प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बात ना हुई हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, और रेमिशन में भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको क्लियर क्लियर आपको सारे दिए हुए। आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है क्या बच्चा? हाँ, मॉड्यूल है, वही नोट्स, क्योंकि मॉड्यूल से बेटर और कोई नोट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, कल से हम लोग स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कंसिडरेशन से रिलेटेड तो आप बात करिएगा मुझसे। आप मुझसे कल हम लोग इसी क्लास में डाउट सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद स्ट्रेंजर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे। डन? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा अभी पूछ लो। सर इसमें मेरा क्यों नहीं लिया? अच्छा काम, अच्छे काम में, कौन से काम में आपका एग्जाम्पल नहीं लिया बच्चा मैंने? ओह सॉरी 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 सॉरी, आगे से ध्यान रखूँ। डन? चलिए, जय माता दी।